हेलो एवरीवन। बेटा आपको इस थंबनेल से आइडिया हो गया होगा हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का प्रॉमिस किया था जिसे हम सिलेक्शन बॉक्स कह रहे थे, जिसमें मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बताऊंगा, उसके आसपास कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं वो बताऊंगा और बैकलॉग से रिलेटेड थोड़ी सी बात उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो सिलेक्शन बॉक्स जो बेसिकली क्या है, एक ऐसा मतलब मैं आपको एक गाइडेंस का एक बॉक्स दे रहा हूँ जिससे आपके कुछ मार्क्स इंप्रूव होंगे और लास्ट टाइम में एग्जाम बहुत पास आ गया आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड बात करते, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास ये 3 पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा कि एनसीईआरटी बैकलॉग और क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को लेकर बात करूंगा। मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख ली हैं ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं और इसी का जो मतलब पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे देख लेना। अगर आप इसे नहीं लिख पाते हैं तो आप इसे वहां से देख ले। जैसे मान लो मेरे पास कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिलहाल ये मानता हूं मैं कि अभी जितना टाइम बचा है 7, 8, 9, 10 दिन 8 दिन है, इसके हिसाब से आप सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पर पूरी नहीं पढ़नी। आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं साथ के साथ बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लो मुझे लिविंग वर्ल्ड की क्या पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है? नहीं, पार्शियल पढ़ लो, क्योंकि अगर आप वो वाला टॉपिक अभी भी बैठ के रीड कर रहे हो कि लिविंग के फीचर्स, तो अभी फायदा उसका नहीं होगा। आपने क्या करना है, लास्ट पेज जो एनसीईआरटी का है ना, फ्लोरा मैनुअल, ये टैक्सोनॉमिक एड्स और एक वो जो टेबल दे रखी है ना आपके पास जिसमें उसने डायप्टेरा और हाउस फ्लाई, वो वाले टॉपिक एनसीईआरटी से रीड करने हैं लिविंग वर्ल्ड के। मैं पूरे 38 चैप्टर्स के आपको बताने वाला हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए आप एक बार एग्जांपल जरूर याद कर ले, और एक जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दे रखा है ना आपका, सॉरी नॉमेनक्लेचर कह रहा हूं, एक जो आपका वो दे रखा है टॉपिक जिसमें आपकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उस टॉपिक को आप जरूर से कर ले, है ना। वहां वाले पेज को पढ़ ले और उसके अलावा जो वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स वाला टॉपिक है उसको एनसीईआरटी से जरूर देखें। तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जांपल याद करने हैं फंजाई के एनसीईआरटी से, और ये वाली चीजें इनको एनसीईआरटी से आपने जरूर देखना है। फिर मेरे पास अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो एल्गी से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाता है, और एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और टेरिडोफाइट की क्लासेस हैं जिनका आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन गलत होगा। तो वो टॉपिक है जो आपने जरूर देखना है, जिसके गलत होने के चांसेस है। तो मैं जो ये लिस्ट दे रहा हूं, आपने क्या करना है, अपना दिन डिसाइड कर लेना है कि अभी मान लो डेली मैं इसमें से क्या करूंगा, आधे टॉपिक्स के या 1/4 टॉपिक्स डेली देखूंगा, और कम से कम 2 बार 3 बार देख लूंगा एग्जाम तक, ठीक है। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स आपने एक बार सारे फिर से रिवाइज करने हैं, और आपने क्या करना है बेटा, ये जो लास्ट की क्लासेस हैं, मतलब आपकी ये एव्स वाली और साइक्लोस्टोम आपकी जो, सॉरी एव्स कह रहा हूं मैं, ये जो आपके साइक्लोस्टोम है ये वाला हो गया, और इसके अलावा जो आपका हमारे पास जो बीच में साइक्लोस्टोम से पहले दे रखा है कॉर्डेटा के वाला पेज है ना, जिसमें हेमी कॉर्डेटा, और ये वो वाला पेज एक बार आपने जरूर रीड करके देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक बार बेटा फ्लावर वाला पार्ट जिसमें प्लेसेंटेशन है ये जरूर देख लेना, और फ्रूट वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। फैमिलीज में एक बार फ्लोरल फॉर्मूला आपने जरूर एक बार लास्ट टाइम पर देख लेना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपने आखिरी में रिवाइज करनी है। होगा क्या कि जब आप इनको रिवाइज कर रहे होगे ना, मन करेगा पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, नहीं, पहले आपने इनको जरूर रिवाइज करना है इन दिनों में, ठीक है। एनाटॉमी में आप क्या करोगे, ट्रांसफर सेक्शन एक बार जरूर देखोगे। ट्रांसफर सेक्शन वाला जो पार्ट है, टीएस है, रूट्स का, स्टेम का, लीफ का, एक बार उसको रीड जरूर करोगे एग्जाम से पहले। मतलब ये वो टॉपिक बता रहा हूं जिनको आपको एनसीईआरटी से रीड करने हैं एक बार फिर से, ठीक है ना, लास्ट टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। मेरे हिसाब से आपको कॉकरोच की 2 रीडिंग एग्जाम से पहले ले लेनी चाहिए, है ना, 2 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने बढ़िया से रिवाइज करना है, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें तो न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटल एलिमेंट और बैक्टीरिया में कुछ माइन्यूट पॉइंट है, खासकर इंक्लूजन बॉडी, वो वाला टॉपिक आपने जरूर देखना है, ठीक है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें, वहां पर आप मियोसिस 2 को एक बार जरूर देखकर जाओ, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ये वाली बातें, इनके लाइंस एक बार देख लो। फिर बायोमोलिक्यूल में जितनी भी टेबल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर बना रखे हैं, और एंजाइम के लास्ट के 2 पेज, जैसे को एंजाइम, को फैक्टर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम और वीमैक्स वाली जो है लास्ट के 2 पेज, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर आपने एक बार रिवाइज जरूर करने हैं, है ना, एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज जरूर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की। वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक
ट्रांसपिरेशन और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इनको एक बार अच्छे से देख लेना। वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, मैं इनकी पूरी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो सेकंड हाफ है उनको देखना है एनसीईआरटी से, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन पे। मिनरल न्यूट्रिशन में मिनरल्स के रोल जरूर देखने हैं, उसके अलावा डेफिशिएंसी वाले जो मिनरल्स है, उसके अलावा बैक्टीरिया याद करने हैं नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन के, और जो फ्री लिविंग वाले हैं, फ्री लिविंग के नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले आप भूल जाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बेजरनिकिया रोडोस्पिरिलियम में, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला एक बार जरूर देख लेना। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में एक बार साइंटिस्ट में नजर मार लेना, क्योंकि भूल सकते हो, और C3 C4 को आप एक बार देख लेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट में RQ और ETS, मेरा ये मानना है कि यहां पर गलती होने के चांसेस है ETS और RQ पे, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में हार्मोन्स के रोल, इनको बहुत बढ़िया से लास्ट में एक बार जरूर देखना है हमने, ठीक है। देखने का मतलब एनसीईआरटी रीड करनी है, याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आ जाते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो हमने देखना है, और उसके अलावा जो डाइजेशन का एक बार मैकेनिज्म है जहां पे एंजाइम्स दे रखे हैं, एंजाइम्स पे एक बार जरूर नजर मारनी है, और एक जो कंट्रोल दे रखा है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मतलब ये प्रोसेस कंट्रोल होता है वो, और डिसऑर्डर, क्योंकि डिसऑर्डर बेटा सब में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बोलने के चांसेस हैं। अब जैसे रेस्पिरेशन में वॉल्यूम्स, इनकी वैल्यू एक बार जरूर देखनी, लिख कर देखनी है बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह की। उसके बाद मैं चाह रहा था एक बार पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन और CO2 का याद कर लो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में डिसऑर्डर, और उसमें जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और जो बाकी के कंट्रोल है मेडुला वगैरह, वो वाला कंट्रोल देखना है। ब्लड वाले टॉपिक में परसेंटेज जरूर याद कर लेनी है आपने, परसेंटेज याद करनी है, कंट्रोल पढ़ना है और डिसऑर्डर पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, एक्सक्रीटरी वाले में स्टार्टिंग का जो पेज है, स्टार्टिंग का जो पेज है ना, स्टार्टिंग का जो पेज है उसको करना है। स्टार्टिंग के पेज में जो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक एक बार देख के जाना, और जो लास्ट पेज पर हेमोडायलिसिस हो गया या मिक्चुरेशन हो गया, इन पर भी अच्छी नजर रखना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे, और काउंटर करंट को एक बार देख लेना हमने, ठीक है सर। न्यूरल कंट्रोल में आई और ईयर ये जरूर पढ़ना है, और उससे पहले बेटा मसल्स को एनसीईआरटी से प्रॉपर पढ़ लो, और ज्वाइंट्स पढ़ लो। सर बोन्स नहीं पढ़नी है, पर बोन्स का बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्वाइंट से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद केमिकल कंट्रोल में मेरे हिसाब से थायराइड, पिट्यूटरी और जो डिसऑर्डर दे रखे हैं, उन डिसऑर्डर्स को, जो मान लो पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स हैं या थायराइड के हैं या किसी और ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको एक बार जरूर देख लेंगे एनसीईआरटी से, उनके भूलने के चांसेस हैं, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूं कि जो पेनक्रियाज में दे रखा है ना आपके पास, उसको भी एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास 12 के टॉपिक पर। मेरे हिसाब से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एक बार टेबल पे नजर मार लें, जो मियोसाइट वाली है और एज वाला एक बार वो देख सकते हैं। बाकी उसमें कोई डीप टॉपिक है नहीं बहुत ज्यादा पूछने के लिए। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कौन से वाले, बाइनियल पेरिनियल वाले ना, बाइनियल पेरिनियल और एनुअल वाले जो हैं, ये वाले एग्जांपल्स पे एक बार नजर मार ले। मैं उस पेज की बात कर रहा हूं जिसपे नील कुरंजी दे रखा है, ठीक है, उसको रीड कर ले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की एग्जांपल्स एक बार सारे एक साथ याद कर ले। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर देंगे, सारे एग्जांपल एक साथ लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके लास्ट तक का याद करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो भूलेंगे वो भूल जाएंगे कि कौन से मंथ पर क्या डेवलप होता है बच्चे में। ये वाला पॉइंट जो होता है हम अक्सर भूल जाते हैं, तो इस वाले पॉइंट को एक बार लास्ट में जरूर देख लें। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ईयर्स देख लें जो दे रखे हैं। उसके अलावा लास्ट पेज जिसमें आईवीएफ है ना, आईवीएफ की जो टेक्निक दे रखी है, टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्निक दे रखी है वो देख लें। और एक बार एससीडी वाला पेज जरूर पढ़ ले, है ना, वहां से आ सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें डिसऑर्डर्स की एनसीईआरटी और लिंकेज की एनसीईआरटी ये बड़े ध्यान से पढ़नी है। डिसऑर्डर्स और लिंकेज की एनसीईआरटी बड़े ध्यान से पढ़नी है। मॉलिक्यूलर बेसिस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और टाइप ऑफ आरएनए, ये टॉपिक्स हैं जहां पर जैसे टीआरएनए, जेनेटिक कोड और एचजीपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनसे एनसीईआरटी का कोई डीप क्वेश्चन आएगा तो गलत हो सकते हैं। एवोल्यूशन में बेटा सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन में क्रेनियल कैपेसिटी रिवाइज करनी है। और पहले के 2 पेज है ना जो जिसमें केमिकल एवोल्यूशन और ये ऑपेरिन, हेल्डिन वो वाली चीजें दे रखी है वो, और एक बार होमोलोगस एनालोगस की एनसीईआरटी देख लेना। होमोलोगस एनालोगस की हम लोग एनसीईआरटी देख लेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास जो पहला पेज है जिसमें डिजीज दे रखी है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वो बड़े अच्छे से देखना आपने, क्योंकि उसमें क्या है कि माइन्यूट है ना, कई बार बहुत सारे डिसऑर्डर के सिम्टम ओवरलैपिंग है। और मैं ये मानता हूं कि जो ड्रग्स वाला टॉपिक है एक बार लास्ट में जरूर एनसीईआरटी से रिवाइज करें, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम लोग स्ट्रेटेजीज में, टेबल्स याद करनी है जो बॉटनी वाले पार्ट की है, और जूलॉजी में एमओईटी और इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो एक बार देख लेना है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे बेटा ये वाला जो पार्ट है, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और रीड कर लेंगे। बायोटेक 1 में पीवीआर 322 का डायग्राम और उसी पेज को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली लाइंस एक बार अच्छे से रीड करना, वो और वो वाली उसकी 2-3 पेज वहां पर रीड करने हैं। उसके बाद जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक एनिमल, निमेटोड, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, ये बायोटेक में रीड करना है। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल मुश्किल लिखा हुआ है थोड़ा सा, उसमें डीप 3-4-5 पॉइंट्स है, उनको एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड करना है। उसके अलावा बेटा एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है जहां पे आप भूल सकते हो, क्लियर है, ये चीज आप भूल सकते हो। उसके बाद हमने बात करी है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की, हमने यहां पे ग्राफ की बात करनी है, जो ग्राफ दे रखा है dn/dt वो वाला हो गया, कन्फर्मर रेगुलेटर वाला हो गया, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक बहुत ध्यान से करना है, क्लियर है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टॉपिक बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, सक्सेशन, ये वो टॉपिक हैं जो आपने ध्यान से पढ़ने हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और सक्सेशन, है ना, और इकोलॉजिकल पिरामिड वाला टॉपिक भी देख लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं जिनकी एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सर सारा डाटा याद करना नहीं, तुझे जो डाटा बेटा याद करना है उसमें सबसे पहले 2-3 साइंटिस्ट के नाम है, उसमें एडवर्ड विल्सन हो गया, है ना, उनका नाम याद करना है, टिलमैन, डेविड टिलमैन का फील्ड एक्सपेरिमेंट था, ऐसे कर करके तुझे जो नाम दे रखे ना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है पॉल एरलिच की, एक तो साइंटिस्ट के नाम जरूर देख लेना। दूसरा बेटा तुझे क्या करना है, जो एक्सटिंक्शन वाला टॉपिक है उसमें कंजर्वेशन वाला, इसको देख लेना, और इसके लास्ट में वो दे रखा वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट, ये वाली बात हो, इनके ईयर और जगह के नाम वो एनसीईआरटी से देख लेंगे। एनवायरमेंटल इशू में जो लास्ट के 2-3 पेज है ना, 2 से 3 पेज लास्ट के बढ़िया से देख कर जाना, क्योंकि वहां पे कुछ डीप पूछेगा। उसके अलावा सारे जो एक्ट है उनके ईयर्स आपने देखने एनसीईआरटी से। तो जो मैंने यहां पर बताया ना बेटा, ये वो चीजें हैं जो आपने आने वाले 7-8-10 दिन में ऐसे प्लान करनी है कि आधी चीज आज देख ली ना, ऐसे 2 से 3 दिन में आधी चीजें देख ली, तो ऐसे 3 से 4 बार इन चीजों को जरूर देख लिया एनसीईआरटी से। इससे क्या होगा बेटा, कोई डिफिकल्ट टॉपिक आपका गलत नहीं होगा, जिनके भूलने के चांसेस हैं वो टॉपिक मैंने यहां पर बता दिए। अब अगला सवाल ये है कि आप में से अभी भी कुछ बच्चों का बैकलॉग हो सकता है, मैं ये मानता हूं। अगर बैकलॉग इजी चैप्टर का, जैसे इकोलॉजी, माइक्रोब्स, इनका कोई लेक्चर मत देखो अब, अगर अब भी है तो इनके लिए क्या कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके अलावा कोई डिफिकल्ट टॉपिक इनमें लगता है, जैसे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको डिफिकल्ट लगता है, या एपोमिक्सिस लगता है, उसका पार्ट देख लो। मिनरल न्यूट्रिशन में लास्ट का पेज मुश्किल लगता है, उसका देख लो, ठीक है। इकोलॉजी में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक के ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में किसी पार्ट का आपने देख लिया, dn/dt RN वाले पार्ट का देख लिया, इनका देखो। मोस्टली क्या करो, इनको एनसीईआरटी या नोट से कवर कर लो और इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, बस, ठीक है, क्लियर है। अगर डिफिकल्ट टॉपिक का, जैसे मान लो किसी का जेनेटिक्स का बैकलॉग है, तो बेटा उसका अभी भी अगर आप 2x पे लेक्चर देखो और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो ठीक होगा, है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कि हमारे पास क्वेश्चंस का क्या करना है। भाई क्वेश्चंस हमें कितने पीवाईक्यू बनाने हैं 2013 के बाद के, 2013 के बाद के काफी सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर थे, वो आप छोड़ देंगे। मिनरल न्यूट्रिशन हो गया या आपका माइक्रोब्स हो गया, काफी पीवाईक्यूज बाहर के थे, वो नहीं करने आपने। तो सबसे पहले पीवाईक्यू एनसीईआरटी बेस्ड करने हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि कुछ मतलब चैप्टर ऐसे हैं, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियोलॉजी, इनके अगर आपको कहीं पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते करते मिलते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोब्स का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, या आपके पास रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, समझो मान लो मॉर्फोलॉजी का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम खराब ना करें, स्टक ना हो,
हमको ये समझना पड़ेगा कि किन टॉपिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जैसे जेनेटिक्स पूछ सकता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंक्लूड कर लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से पूछ सकता है, लेकिन जो एनाटॉमी होगी मोर डाटाबेस आएगी। लॉजिकल आ सकती है पर ज्यादा कैसी आएगी, डाटाबेस आएगी। मॉर्फो भी डाटाबेस आएगी, बायोलॉजिकल भी लगभग डाटाबेस आएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन चैप्टर्स के आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि सर यहां से कितने क्वेश्चंस बनाने चाहिए। आपके पास अगर चैप्टर की वर्कशीट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं या पुरानी डीपीपीज हैं, उन्हीं को आप बार बार सॉल्व करो। एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन मिलता है जो आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, उसके लिए परेशान मत होइए। अगर एनसीईआरटी के बाहर का कोई क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन रहा है तो वो आपके स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है, बेटा एग्जाम बहुत पास आ चुका है, आपने बहुत मेहनत करी है, यहां से आप डर के घबरा के सिर्फ स्कोर खराब कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और अपनी एफिशिएंसी का बढ़िया स्कोर करके आओगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। जिसके 400, मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया, सर 422 आ रहे, मुझे नहीं लगता इस साल होगा। बेटा रुक, अभी भी टाइम है, 10 दिन अपने गैप्स भर और उस दिन अच्छा पेपर हो जाएगा तेरा, है ना। तूने मेहनत करी है, 422 भी तो मेहनत से ही आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। तो प्लीज लगा रहे, अभी मत छोड़ हिम्मत, है ना। हम लोग बताते रहेंगे कैसे क्या करना है। तो ये जो गाइडेंस है सिर्फ इसलिए कि टॉपिक आपको एनसीईआरटी के बता दिए, पूरा चैप्टर चाहो तो माइक्रोब्स का छोड़ दो, स्ट्रेटेजीज का छोड़ दो, पर उसमें एटलीस्ट टेबल्स देख लो। तो हर एक चैप्टर में मैंने आपको ये बता दिया कि लास्ट मोमेंट में आपने क्या देखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग वीडियो नहीं है, आपके काम की है। प्लीज पढ़ाई करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।